नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी दोस्तों का मैं जयवीर। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही डूबता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही डूबता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिक आगे कंटिन्यू करते हुए जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग ऐसे ओरली समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग ये एक्ट आया, ये भारतीय संविधान का पहला संवैधानिक यानी कि लिखित दस्तावेज था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद 1774 में क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की जाती है भारत में, और वो कैसा होता है, एक अभिलेख न्यायालय होता है, और उसमें 4 लोगों का एक पैनल होता था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, और उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। तो ये थे। और जबकि ये मुख्य सुप्रीम कोर्ट जो था यानी कि प्रीवी काउंसिल, वो कहां पर था, ब्रिटेन में था। तो देखो, ये बहुत अच्छा बेवकूफ बनाने का भारत अंग्रेजों का भारत के प्रति था, बेवकूफ बनाने का एक तरीका था। इसी के साथ साथ में समय समय पर ये कोई कुछ ना कुछ नया कानून संशोधित कर करके लाते थे। उसी के क्रम में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के क्रम के बाद में एक और आता, उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कमियां थी। उस व्यवहारिक कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आता, जिसे कहा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आता है वो 1781 में आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आएगा वो 1781 में आएगा। उसमें क्या क्या किया जाएगा कि जैसे देखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रॉबर्ट क्लाइव पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जो जिसने आरोप लगाए वारेन हेस्टिंग्स ने, और वो भी आकर के यहाँ पर भारत में उससे ज्यादा ससुरा भ्रष्टाचार करने लगा, वो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगा। ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है, ब्रिटिश क्राउन में पहुंच जाती है, ब्रिटिश संसद में पहुंच जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है कि देखिएगा कि उसका बदला लेने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3 लोगों पर, यानी कि 3 लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बहुत भयंकर तरीके से आरोप लगाए, और उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उसमें है बेगम घसीटी, नंद कुमार और चैत सिंह। ये 3 बेटा नाम ऐसे हैं, 3 ऐसे नाम हैं, बेगम घसीटी, है क्या नाम, घसीटी, बेगम घसीटी, चैत सिंह और नंद कुमार। इन लोगों ने भयंकर तरीके से आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद में क्या किया गया कि उल्टा इसने सर एलिजा एम्पे से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, उससे इसने क्या कर ली, साठ गांठ कर ली बेटा। साठ गांठ करने के बाद में उससे, और उल्टा उसी को, उन तीनों को बेटा फांसी दिलवा दी थी। उन तीनों को क्या कर दी गई थी, फांसी हो गई थी, फांसी दिलवा दी ऊपर से कहना सर एलिजा एम्पे से। देखो, झूठा आरोप लगा करके उन्हीं को उल्टा फंसवा दिया। ठीक, तो कहा जाता कि पहले, सबसे पहली न्यायिक हत्या कब होती है, तो 1781 में, यानी कि बेगम घसीटी के माध्यम से। ये, बेगम 73 में नहीं, वो 75 में, यानी 1775 में ये घटना होती है कि बेगम घसीटी, नंद कुमार और चैत सिंह को फांसी हो जाती है। उसी को देखो, बहुत बड़े पैमाने पर जब भ्रष्टाचार का उजागर होगा, तब जाकर के एक ब्रिटेन क्राउन में एक प्रवर समिति थी। उस प्रवर समिति ने सिफारिश दी, और वहां से एक संशोधनात्मक एक बिल आता है, एक एक्ट आता है, उसे बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आइए कुछ बातों को हम लोग नोट डाउन करते हैं, समझते हैं और लिखते चलते हैं साथ साथ में। तो देखिएगा कौन सा एक्ट की बात कर रहा है वो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये बेटा एक्ट कब आता है, तो 1781 में, 1781 में एक्ट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है, 1781 में आता है। और ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति, यानी ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, जिसका नाम था एडमंड बर्क, के सुझाव पर आता है। तो ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति, ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति समिति के सुझाव सुझाव
और बेटा प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रवर समिति के अध्यक्ष का नाम था, अध्यक्ष कौन थे? उसका नाम था एडमंड वर्क। ये थे। इसके सुझाव पर, प्रवर समिति के सुझाव पर ही क्या आता है? जेडुकेचर क्या नाम है ये, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता। ठीक है, सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया, सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया जाता है, प्रावधान किया जाता। ठीक, यहां तक बात आती। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे संशोधनात्मक अधिनियम इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता। ठीक, अब नोट करके लिख लेना। इसी क्योंकि कारण था क्या, इसे कारण क्या था कि गवर्नर जो जनरल था वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि बंगाल के 3 थे निर्दोष लोग थे। एक था जिसने आरोप लगाया था, बंगाल के गवर्नर जनरल पर आरोप लगाए थे कि ये व्यक्ति बहुत ही नालायक है, बहुत ही भ्रष्टाचारी है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भारत पर भ्रष्टाचार करता है। तो उसने जब शिकायत की, जब शिकायत की, ये शिकायत इतने बड़े पैमाने पर होती है, बहुत ज्यादा इसका विरोध किया जाता है, तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों को क्या किया था कि गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने बेटा सर एलिजा एम्पे के साथ में साठ गांठ करके इसमें क्या दे दी जाती है, इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी दे दी जाती है। ठीक, तो नोट करके एक बात और लिख लेते हैं हम लोग, नोट करके एक लिख लेते हैं बात। देखिए, नोट या कारण, क्यों इसे कहा जाता है सबसे पहली न्यायिक हत्या? कारण क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के बंगाल के नवाब बाब के दरबार में रह रहे 3 लोगों 3 लोगों, कौन कौन से थे? एक का नाम था बेटा बेगम घसीटी, बेगम घसीटी। एक का नाम था नंद कुमार। एक का नाम था चैत सिंह। को
फांसी को झूठा आरोप लगाकर, ऐसे लिख सकते हैं, को झूठा आरोप लगाकर फांसी दे दी जाती है। झूठा आरोप लगा करके इन तीनों लोगों को क्या बेटा, इन तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती। किसको? बेगम घसीटी, नंद कुमार और चैत सिंह को। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था उस पर झूठा इन लोगों ने क्या किया था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सारी बातों को उजागर किया था। इसी के कारण क्या किया गया कि इन तीनों को सर एलिजा से साठगांठ करके उसे प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से इन तीनों को फांसी दिलवा दी जाती। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद में अगला जब एक्ट आएगा, उस एक्ट का नाम है क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक। इस एक्ट के बारे में क्या क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगला कौन सा एक्ट होगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आता है? तो ये आता है 1784, 1784 में। अब जब बात इतनी पहुंच जाती है, तब क्या होता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा या वहां के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि दो बोर्ड का गठन किया जाता है। कहा जाता है कि भैया कंपनी जो है, कंपनी अब व्यापार अपने अलग बोर्ड करेगा, व्यापार करने वाले लोग अलग होंगे और राजनीति करने वाले बोर्ड अलग होंगे। यानी कि व्यापारिक मंडल अलग होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो बोर्ड अलग अलग बना दिए जाते हैं। ठीक। तो और इसी एक्ट में पहली बार क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी अधिकृत भूभाग था, भूमि थी, उस पर पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा उस पर आधिपत्य का अधिकार दिखाया गया कि इस पर मेरा अधिकार है। ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों को, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? कंपनी द्वारा, कंपनी द्वारा, कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र, कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्रों, अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज का क्या किया गया कि के स्वामित्व दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज, स्वामित्व, स्वामित्व के दावे का पहला दस्तावेज था, दस्तावेज था, पहला दस्तावेज क्या था कि उन्होंने दावा किया कि ये जमीन, ये क्षेत्र, भूभाग किसका है? मेरा है। ठीक। पहला दस्तावेज था, पहला दस्तावेज था। कैसा था दस्तावेज? संवैधानिक, या ऐसे कह लो वैधानिक, वैधानिक दस्तावेज। ठीक। वैधानिक। ठीक। और क्लियर हो गया, वैधानिक। ठीक। अब क्या होता है कि जिसका शीर्षक था
कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन, इसका जो बेटा शीर्षक था क्या था? शीर्षक क्या था? शीर्षक का नाम था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन, यानी कि ये क्षेत्र ब्रिटिश के अधिकार में है और ब्रिटिश के अधिकार में ये क्षेत्र आता है, ब्रिटिश अधिकार। ठीक। और इसी एक्ट के माध्यम से 2 बोर्ड बना दिए गए। इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? इसी एक्ट के माध्यम से दूसरा क्या बात है कि इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट द्वारा 2 बोर्ड बनाए गए। ठीक। एक बोर्ड कौन था? व्यापारिक मंडल था। व्यापारिक मंडल। ठीक। व्यापार, ये क्या करेगा? ये मंडल क्या करेगा? तो ये बेटा मंडल करेगा व्यापार। ये क्या करेगा? तो व्यापार करेगा। ये व्यापार से संबंधित था, व्यापार करने के लिए ठीक। और दूसरा जो मंडल बनाया गया वो क्या था? राजनीतिक, क्या था? नियंत्रक मंडल। ठीक। जो राजनीति देखेगा, मंडल। ये क्या करेगा? ये कौन सा काम करेगा? तो ये करेगा राजनीतिक करने के लिए। ये राजनीति करेगा, यानी कि पॉलिटिकल काम कौन करेगा? ये मंडल करेगा, नियंत्रक मंडल। और जो व्यापार मंडल होगा वो व्यापार संभालेगा, यानी कि कंपनी, पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी और संधि समझौते, जो भी मलाई खाने की, जो भी राजनीति करनी होती थी, किससे संधि करनी, किससे समझौता, क्या लेना क्या, ये सारे काम कौन करेगा? तो ये करेंगे नियंत्रक मंडल। यानी दोनों 2 बोर्ड बना दिए जाते हैं। अब एक बोर्ड को आगे बढ़ाया जाएगा, एक को धीरे धीरे कम किया जाएगा। बड़ा पॉलिटिक्स समझना, राजनीति समझना। एक बोर्ड को आगे, यानी कि व्यापार को कम किया जाएगा, धीरे धीरे व्यापार को कम करते चले जाएंगे और प्रशासन को बढ़ाते चले जाएंगे। शासन प्रशासन को किस तरीके से मूव करेंगे, बढ़ाएंगे और व्यापार को धीरे धीरे कम करेंगे। ठीक। तो ये पूरा इनका फंडा था। ठीक। तो अब क्या होगा? भारत में जो नियुक्त अधिकारी होगा उस पर क्या किया जाएगा कि अवैध कारणों के लिए मुकदमा जो चलाया जाएगा, तो वो क्या किया जाएगा? कहां चलाया जाए? इंग्लैंड में कोर्ट बना दिया गया। ठीक। आगे चल। इसी एक्ट के माध्यम से देखना, तीसरी बात क्या आएगी? इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सब ढोकला था, ढकोसला था, चलाने के लिए ने इंग्लैंड में एक कोर्ट की व्यवस्था, कोर्ट स्थापित किया गया। एक कोर्ट स्थापित किया गया। बात इतनी सब समझ में आई? पल्ले पड़ी बेटा? इतनी बात पल्ले पड़ी? देखो ये सब कैसे कर रहे हैं,
भाई अगर मलाई, अगर ब्रिटिश क्राउन संसद के ब्रिटिश लोग यानी कि जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे, जो कंपनी के लोग थे, अगर ये मलूट का ये जो भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, अगर सरकार को भी देते, वहां की सरकार को भी देते, तो इतने सारे कानून नहीं बना के। इसी तरीके से भाई वहां अपना और ऊपर से दिखाते थे कंपनी घाटे में जा रही, कंपनी घाटे में जा रही, इधर सब भारतीयों को बर्बाद करने में लगे हुए थे, सब लूटने में लगे हुए थे, है। और ये बात सारी बात है, वो लोग जानते थे। इसी वजह से धीरे धीरे व्यापार को कम किया और प्रशासन में अपना इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया और कर दिया, ठीक। तो इन्होंने एक कोर्ट की स्थापना कर दी, स्थापित कर दिया कि भैया कोर्ट यहाँ पर होगा तो जो मामले देखेगा, ठीक। यार अब बात एक और आती है कि अब क्या किया जाएगा। तो अब तीसरी बात अगर होगी कि अब कोई भी कंपनी का कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से उपहार स्वरूप भेंट नहीं लेगा, यानी कि कंपनी के कोई भी कर्मचारी क्या करेगा, उपहार लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लिख लेते हैं, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारी कर्मचारियों कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से उपहार भेंट ये सब नहीं लेगा। पहले ये लोग कुछ भी ले लेते थे, कहते हमें तो गिफ्ट में दिया गया, अब गिफ्ट में दिया गया वो तुम्हें कैसे दे दें, तुम्हें क्या काउंट कराएं। तो ये लोग गिफ्ट नाम दे देते थे, गिफ्ट में हमें ये चीज मिला, गिफ्ट में हमें वो चीज। अब बताओ दहेज में बंगाल का ना बंबई जैसे पूरे पूरे शहर को दे दिया जाता था। तो ये बात समझ में आई कि कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कोई भी कर्मचारी भेंट नहीं ले सकता है, उपहार नहीं ले सकता है, किसी भी भारतीय से कुछ भी नहीं ले सकता है, ठीक। अब क्या कहा गया कि जो डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो राजनीतिक मंडल था, कि कोई भी इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल किसी भी राजा से ना तो संधि कर सकता था और ना ही संधि समझौता, ना कुछ भी नहीं कर सकता। संधि करने या उससे युद्ध करने की से पहले क्या करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। तो एक अगला एक और पॉइंट लिख लेते हैं। एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जनरल किसी भी भारतीय राजाओं से संधि या समझौता तथा युद्ध नहीं कर सकता था, जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल जब तक कहता नहीं, परमिशन नहीं, अनुमति नहीं देता, जब तक नियंत्रक मंडल
अनुमति नहीं देगा। जब तक नियंत्रक मंडल अनुमति नहीं देगा तब तक ये काम, अनुमति जब देगा तभी जाकर के आप किसी भी राजा के साथ में संधि या समझौता कर सकते। कौन? गवर्नर जनरल की शक्तियों को कब क्या किया गया? कम किया गया। किसके अधीन कर दिया गया बेटा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल के अधीन कर दिया गया। कि अब बच्चों, क्योंकि ये गवर्नर जनरल क्या करते, जब मनाते थे इस राजा के साथ में युद्ध करते थे, जिस राजा का इतना बवाल कर देते, फिर रायता जब बगड़ जाता था तो ठीक कौन करने जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जाता था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि अब जो तुम किसी भी राजा के साथ ना तो युद्ध कर सकते, शांति समझौता, और ना ही संधि कर सकते हो। आप अगर ये सब करोगे उससे पहले परमिशन मेरी चाहिए। अब जब तक मैं परमिशन नहीं करूंगा तब तक बेटा ये एक भी काम आप नहीं कर पाओगे। क्या? एक भी काम आप नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा क्या था? एक तरीके से गवर्नर जनरल के हाथों को थोड़ी उनकी शक्तियों को कम करना था। उनकी शक्तियों को क्या करना था? कम करना था। तो ये था क्या? अभी तक आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, यानी कि कौन से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने 2 अधिनियम आप लोगों को बता दिए। एक था वो सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और दूसरा कौन था? ये था। दोनों ही अधिनियम हमने बता दिए। तो आइए एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखिएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या दिया गया था कि ये एक समिति बना दी गई थी, प्रवर समिति। प्रवर समिति के सुझाव पर क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है। कहा गया था कि जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उन कमियों को बेटा दूर किया गया, और व्यवहारिक बहुत सारी कमियां थी उनको दूर करने के बाद में इसे तभी नाम दिया गया, इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये विवादों में एक जगह पर क्यों, इससे पहले क्या विवाद हुआ था? तो बारंग हेस्टिंग्स पर बहुत भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उनको उन पर आरोप लगाने वाले 3 लोग थे। एक बेगम घसीटी थी, एक नंद कुमार था, और एक चैत सिंह था। इन लोगों ने क्या किया था? आरोप लगाया था। और इस आरोप को जो सिद्ध हो, इससे पहले क्या किया गया था कि उल्टा सर एलिजा लैम्पे से यानी कि साठगांठ करने के बाद में इन्हीं तीनों लोगों को मौत यानी कि फांसी दे दी जाती, फांसी दिलवा देता कोर्ट के माध्यम से। तो इस तरीके से पहली यह न्यायिक हत्या कहलाती है। पहली न्यायिक हत्या क्या कहलाती है? यही वाली थी। उसके बाद में आगे चलते हैं कि फिर दूसरा आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आएगा। और इस एक्ट के माध्यम से ही क्या किया जाएगा कि 2 कंपनी के, यानी कि जो कंपनी ने जितनी भी जगह को ऑक्युपाइड किया था, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी अधिकार क्षेत्र भारतीयों को कब्जा कर रखा था, उस अधिकार क्षेत्र को ब्रिटिश संसद ने पहली बार वैधानिक दस्तावेज के माध्यम से दर्शाया कि ये चीज मेरी अधिकाराधीन है, यानी कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये चीज है। तो उन्होंने पहली बार ये दिखाया। ठीक। उसके बाद में बोर्ड, इसी अधिनियम के माध्यम से 2 बोर्ड बना दिए गए। एक राजनीतिक मामलों को देखेगा और एक व्यापारिक मामलों को देखेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 2 बोर्ड बना दिए गए कि आप ये काम देखिए, आप वो काम देखिए। यानी कि व्यापारिक मामले होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक मंडल जो होगा वो कौन देखेगा? राजनीतिक मामले जो होंगे, राजनीतिक मामले होंगे तो वो शासन प्रशासन से संबंधित जो भी होंगे तो वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक सारी बात आप लोगों को भेजे में आ गई होगी। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई? भाई चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट तो कमेंट आप लोग करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा भाई। समझे? कमेंट बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करें जो भी है। उसके बाद वीडियो को लाइक करें और सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कैसे? नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन दबा दीजिएगा तो पता भी चल जाएगा। ठीक। यहाँ तक। उसके बाद देखो अब इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है। देखो तो इसमें क्या होता है, तो बोर्ड बना दिए गए और इसी एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया जाता है कि जो कंपनी के जो अवैध कार्य होंगे, कंपनी के जो कर्मचारी साले अवैध काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक तरीके भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए कानून मान लीजिए
कि अवैध जो भी कर्मचारी काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे या जो भी अत्याचार करेंगे, अगर वो कोई काम करेगा, तो अगर उसकी शिकायत पहुँचेगी तो कोर्ट इंग्लैंड में उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या किया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये कोर्ट कहाँ बनाया गया? यहाँ देखो भारत में नहीं किया गया। एक भी ससुरे को कुछ भी सजा नहीं होती है। सब चूतिया बनाने के लिए सब करते हैं। इंग्लैंड में ये कोर्ट इनके न्यायिक मामले सुने जाएंगे, मुकदमे चलाए जाते हैं। ठीक। अब क्या किया गया? तीसरे नंबर पे क्या आएगा? इस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों को जो उपहार मिलता था, भाई पैसा जो मिलता था, जो भी बड़ी महंगी महंगी चीजें मिलती थी, है उन्हें ये किसी तरीके से ले लेते, छीनते थे या कोई भी दूसरे तरीके से लेते थे और बता देते थे कि वहां के लोगों को बेटे कि भाई ये तो हमें गिफ्ट में दिया, राजा ने दिया, फलाने ने दिया, जमींदार ने दिया, इतना पैसा हमें दिया, इतनी चीजें दी, ये सारी चीजें तो ये बता देते उपहार में दी, भेंट में दी, ऐसे खुशी होकर के ये चीज दे दी गई। तो कहा कोई भी कर्मचारी अब कोई भी किस तरीके से क्या नहीं ले सकता, व्यय उपहार नहीं ले सकता। ठीक है उपहार ने ये प्रतिबंधित कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके बाद अगला क्या दिया गया है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उनको थोड़ा कंट्रोल किया गया। कहा गया आप भारतीय राजाओं से किसी भी प्रकार से ना तो कोई संधि कर सकते, ना समझौते और ना युद्ध कर सकते हो बिना किसकी परमिशन दे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के बिना आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से गलत है, इलीगल है। तो ये कह दिया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों के अलग अलग काम बना दिए गए, काम क्षेत्र दोनों दो के अलग अलग हो। ठीक, यहाँ तक मुझे विश्वास है जहां तक ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को बात ये समझ में आई तो जरूर ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में बढ़िया सा कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। है चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम।